मुरादाबाद में डबल मर्डर हुआ। पोते ने दादी और बुआ की हत्या कर दी। संपत्ति विवाद के चलते हथौड़े से पीट पीट कर मौत की घाट उतार दिया। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। हत्या के बाद में युवक थाने पहुंचा और दोनों महिलाओं के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पुलिस की तफ्तीश भी शुरू हो चुकी है। आपस में प्रथम दृष्टया विवाद सामने आया है जो इसके द्वारा कन्फेस किया गया है। उसी के चलते इसके द्वारा हथौड़े से दोनों पर कई वार करके इन दोनों की हत्या की गई है। जो आला कत्ल है वो भी मौके से बरामद कर दिया गया है। फील्ड यूनिट के द्वारा गहनता से इसमें साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ में विशाल सक्सेना संवाददाता जुड़ गए हैं। विशाल, पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी मिल पाई है, क्या अपडेट है और पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई अभी तक की गई? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, ये मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के रेलवे हरतरा कॉलोनी का ये मामला है, जहां दादी और बुआ के साथ उनका पोता भी रहता था। 90 साल की दादी और 60 साल की बुआ जो थी वो उनको जो है पोते ने हथौड़े से जो उसको पीट पीट कर उनको क्या कहते कुचल करके मार डाला। और बताया जा रहा है कि जिस तरह से कि संपत्ति विवाद का ये मामला है, संपत्ति विवाद को लेकर के पोते ने दादी और बुआ की हत्या की। हत्या करने के बाद वो थाने पहुंचा और थाने पहुंचने के बाद उसने पुलिस को बताया। पुलिस उसको मौके पर लेकर के आई और वहां से आला कत्ल जिससे हथौड़े से मारा था उसने अपनी दादी और बुआ को, वो पुलिस ने बरामद कर लिया। सूचना मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मचा। एसएसपी सतपाल अंतेल, एसपी सिटी रणविजय सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पे पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम को भेजा। एसएसपी अंतेल सतपाल ने भी यही बताया कि संपत्ति विवाद का ये मामला है और पोते ने जाकर के ही थाने में जानकारी दी थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की अब आगे जांच कर रही है। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका विशाल। नोएडा से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर एफएनजी पर बेकाबू कार पलटी। बेकाबू कार डिवाइडर से टकरा गई और कार में सवार 2 लोग घायल हो गए। थाना सेक्टर 63 क्षेत्र का मामला। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बेकाबू कार डिवाइडर से टकरा गई और 2 लोगों की घायल होने की जानकारी भी मिली है। देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें कार की। जो आगे का हिस्सा था वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और 2 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। नोएडा के सेक्टर 63 का ये पूरा मामला है। और बहराइच में आग के लपटों का तांडव। करीब 100 झोपड़ियां जलकर खाक हो गई। अग्निकांड में लाखों का नुकसान हुआ है। आग लगने की वजह का खुलासा नहीं हो पाया। खैरीघाट थाना क्षेत्र के मोतीपुर गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर 100 झोपड़ियां जलकर राख हो गई हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आग लगी और आग इतनी ज्यादा फैल गई कि 100 झोपड़ियां जलकर राख हो गई हैं। कई सारा नुकसान इसमें लोगों का हुआ है और खैरीघाट थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां अग्निकांड में लाखों का नुकसान हुआ है। वहीं अमरोहा के गजरोला थाना क्षेत्र के गांव शाहबाजपुर डोर में 2 पक्षों के बीच में हिंसक झड़प हो गई। पुरानी रंजिश के चलते कई लोगों के बीच में झड़प की तस्वीरें सामने आई। 12 लोग घायल हो गए हैं। दोनों पक्षों में लाठी डंडों से जमकर मारपीट की गई, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया। वीडियो में दोनों पक्ष एक दूसरे पर लाठी डंडे मारते हुए नजर आए। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर तमंचे लहराने और फायरिंग करने का आरोप लगाया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। गांव में तनाव देखने को मिल रहा है। पुलिस बल भी तैनात किया गया है। स्थानीय प्रशासन ने ग्रामीणों से शांति बनाए रखने की अपील की है। साहब, हम तो कल दिन में झगड़ा हुआ था हमारे भैया में, चाचा के लड़के में, उसमें समाप्त हो गया। अच्छा, कौन से काम का है? शाहबाजपुर डोर। अच्छा, तो आज क्या मामला हुआ? उसके बाद हम गाड़ी का गुजारे थे अपने, जानी और मैं खड़े थे, तो इन्होंने सीधी आई गाड़ी लेकर गाड़ी चला दी हमारे ऊपर। हम तो बच गए, एक साइड। क्या लोग घायल है इसमें? 5-6 लोग हुए। बलिया में छात्रा से बलात्कार के बाद में धर्म परिवर्तन का दबाव बनाकर निकाह का मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपी आजाद अंसारी पर मामला दर्ज किया। छात्रा ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है। उसका आरोप है कि आजाद अंसारी उसे नौकरी के बहाने होटल ले गया, चाय में नशीला पदार्थ खिलाया और बलात्कार किया और फिर धर्म परिवर्तन कर निकाह का दबाव बनाया। तथा तहरीर में
नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए 3 टीम लगा दी गई है। इससे पूर्व आवेदिका के द्वारा 13 मार्च को अपने 19 वर्षीय पुत्री के गुमशुदगी के संदर्भ में थाना सिकंदरपुर पर सूचना दी गई थी। उसके बाद गुमशुदा पुत्री के साथ 17 मार्च को थाना सिकंदरपुर पर आए और यह लिखित तहरीर दिया कि मेरी बेटी अपने मौसी के घर चली गई थी, अब वापस आ गई है। मुझे गुमशुदगी के संदर्भ में दी गई तहरीर पर कोई कार्रवाई नहीं चाहती हूँ। लखनऊ स्थित विधान भवन में विकसित भारत युवा संसद महोत्सव का सीएम योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया। सीएम योगी के साथ में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और विधान परिषद अध्यक्ष कुंवर मानवेंद्र सिंह मौजूद रहे। युवाओं को नीति निर्माण में भागीदारी देने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से आज और कल इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने युवाओं को विधायिका के कार्य प्रणाली की जानकारी दी और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछली एक घटना का जिक्र करते हुए स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखने की भी सीख दी। विधानसभा के स्वरूप को एक व्यवस्थित तरीके से पूरा परिचय, कोई भी जाएगा, कहीं गाइड की आवश्यकता नहीं, आप जाएंगे एक एक जगह थोड़ा समय निकाल करके एक ओर से घूमते हुए जाएंगे, देखते जाएंगे, आपकी समझ में आएगा कि वास्तव में कैसी हमारी संवैधानिक संस्थाएं कैसी होनी चाहिए, उसका स्वरूप कैसे होना चाहिए। आपको कहीं भी पान खा के नहीं थूका हुआ मिला होगा, गंदगी नहीं मिली होगी। आपने देखा होगा एक दिन यहां पे एक किसी सुपर महानुभाव ने कहीं पान खा के थूक दिया, कैमरे में कैच हो गया। तो विधानसभा के अध्यक्ष जी ने उनको अपने चेंबर में बुला करके कहा कि आप साफ करेंगे या फिर हमें विधानसभा के फ्लोर में बात रखनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि मैं चुपचाप साफ करूंगा। तो ये नौबत नहीं आनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह करीब 10 बजे लखनऊ के लोकबंधु अस्पताल पहुंचे। उन्होंने यहां पर निर्माण संस्था के बीमार बच्चों की सेहत का हालचाल जाना। 4 दिन पहले खाना खाने के बाद में संस्था के करीब 70 बच्चे बीमार हो गए थे। इनमें से अब तक 4 की मौत हो चुकी है, 27 का इलाज चल रहा है। सीएम योगी ने डॉक्टरों से बच्चों की सेहत के बारे में जानकारी ली, सभी बच्चों के अच्छे इलाज करने के निर्देश दिए। प्रदेश भर में अलविदा जुमे की नमाज शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हो गई। संभल समेत प्रदेश के तमाम जिलों में पुलिस और प्रशासन ने पुख्ता व्यवस्था के साथ में नमाज अता कराई। दरअसल सड़क और छतों पर नमाज पर रोक लगाई गई थी, जिसके बाद में पुलिस ने खास करके संवेदनशील जिलों में कड़ी निगरानी की व्यवस्था की थी। संभल, लखनऊ, रामपुर, मेरठ और सहारनपुर में भी पुलिस ने पुख्ता इंतजाम के बीच में नमाज पूरी कराई। आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। संभल, लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर और रामपुर की ये 5 तस्वीरें, जहां पर प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए थे। ये 3 तस्वीरें और आपको दिखा रहे हैं। देखिए, कड़ी संख्या में कड़ी व्यवस्था और साथ ही बड़ी संख्या में यहां पर पुलिस बल तैनात किया गया। इसके अलावा फ्लैग मार्च भी निकाला गया, छतों से निगरानी भी की गई, ड्रोन के जरिए भी निगरानी की जा रही थी ताकि शांतिपूर्ण तरीके से जुमे की नमाज हो सके। अलविदा जुमे की नमाज को लेकर यूपी में पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है और संभल में सबसे ज्यादा चौकसी बरती गई है। संभल के सभी इलाकों में पैरामिलिट्री फोर्स की 10 कंपनियां तैनात की गई, जिसमें 7 कंपनियां पीएससी की ओर से और साथ ही 3 कंपनी आरआरएफ की है और 1 कंपनी आरएएफ भी तैनात की गई है। इसके अलावा 4000 से ज्यादा पुलिस के जवान भी तैनात किए गए।
संभल में प्रशासन की तरफ से छत पर नमाज पढ़ने से रोक लगाने पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का रिएक्शन आया। इमरान मसूद ने प्रशासन के इस आदेश पर सवाल खड़े किए। मसूद ने कहा कि सरकार की संपत्ति में नमाज पढ़ना गलत है, लेकिन अपने घर की छत पर नमाज पढ़ने में किसी को क्या दिक्कत है? यह बिल्कुल गलत आदेश है। सरकार की जमीन है और सरकार मना कर रही है तो वहां नमाज नहीं हो पाएगी, जो मेरी समझ कहती है। और मुसलमान को इससे परहेज करना चाहिए, लेकिन छतों के ऊपर नमाज नहीं पढ़ेंगे, अजीब तमाशा बना दिया। छत तो हमारी प्रॉपर्टी है, मस्जिद की प्रॉपर्टी, आप छत पे नमाज पढ़ने से कैसे रोक दोगे? मतलब देश में क्या चल रहा है? देश मोहब्बत से चलेगा, देश नफरत से नहीं चलेगा। मीट को लेकर के आप टारगेट कर रहे हो कि मीट को लेकर के आपने टारगेट कर दिया। मीट क्या सिर्फ मुसलमान खाता है? मुर्गा मंडी बंद हो जाती है, मुर्गे का रेट डाउन हो जाता है नवरात्रि के अंदर, क्या सिर्फ मुसलमान खा रहा है? प्रदेश भर में आज जुमा अलविदा की नमाज के दौरान व्यापक विरोध देखने को मिला। ज्यादातर जगहों पर नमाज पढ़ने आए लोग अपने हाथ पर काली पट्टी बांधे दिखे। दरअसल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐलान किया था कि अब एक पत्र जारी किया गया था, शांतिपूर्ण तरीके से वक्फ बोर्ड बिल का विरोध किया जाएगा। यही वजह रही कि आगरा, लखनऊ, मेरठ और लखीमपुर खीरी समेत कई जिलों की जामा मस्जिद में जुमा अलविदा की नमाज के दौरान बड़ी संख्या में नमाजी हाथों में काली पट्टी बांधे हुए दिखाई दिए। लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया। झांसी की सदर विधानसभा से भाजपा विधायक रवि शर्मा ने बड़ी बात कही है। विधायक ने कहा है कि कन्वर्टेड मुसलमान अब वापस हिंदू धर्म में दोबारा शिफ्ट हो रहे हैं। अब मुस्लिमों की शादियों में बुर्के कम ही नजर आते हैं। मुस्लिम महिलाएं ब्यूटी पार्लर से सीधे शादी समारोह में शामिल होने पहुंचने लगी हैं। मुसलमानों में भी अब हिंदू जैसी शादियां होने लगी हैं। मुसलमान को भी अब एहसास हो रहा है कि उन्होंने धर्म परिवर्तन गलत करा लिया। हम ऐसा मान रहे हैं कि जल्द ही वो भी वापस आकर हमारे साथ मिल जाएंगे। माहौल तो सौहार्दपूर्ण स्वाभाविक रूप से है, और झांसी का क्या उत्तर प्रदेश का माहौल सौहार्दपूर्ण है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में सौहार्द ही तो बढ़ने का काम हुआ है। आज जब हम, आप लोग चूँकि नीचे नहीं देखते, लेकिन हम देखते हैं कि वो सारे लोग जो हिंदू से कन्वर्ट होकर के मुस्लिम बने थे, आज जब उनके आप शादी ब्याह में जाओगे ना, तो वहाँ पर बुर्के में महिलाएं नहीं दिखाई दे रही। आज उनकी बारातें डीजे से निकल रही, धूमधाम से निकल रही। हिंदुओं जैसे परंपराओं से वो लोग जब शिफ्ट होना शुरू हो गए, तो निश्चित रूप से वो समय दूर नहीं है जब वो आके हमें मिल जाएंगे। वाराणसी में चैत्र नवरात्रि के ठीक पहले नगर निगम के कार्यकारिणी बैठक में महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। दरअसल वाराणसी नगर निगम के सीमा क्षेत्र में आने वाले सभी मीट, मछली और मुर्गा की दुकान नवरात्रि के दौरान पूरी तरह से बंद रहेगी। वाराणसी महापौर ने इस निर्णय का सख्ती से अनुपालन कराने के भी निर्देश दिए। हालांकि कुछ ही दिन पहले वाराणसी में हिंदू संगठन की तरफ से भी इसकी मांग की गई थी। सभापति जी महोदय द्वारा ये प्रस्तावित किया गया कि जो नवरात्र के 9 दिन हैं उनमें हम लोग किसी भी प्रकार का मीट, मांस की जो दुकानें हैं उनकी बिक्री जो होती है उसको प्रतिबंधित करें पूरे 9 दिन और पूरे नगर निगम क्षेत्र में। तो इस पर सर्वसम्मति से सबने निर्णय लिया और सभी ने इसको पारित किया। सर, इसमें अगर उल्लंघन होता है तो किस तरह की कार्रवाई होगी और उसकी निगरानी के लिए क्या व्यवस्था है? देखिए, निगरानी के लिए सर्वप्रथम तो हमें इसका प्रचार प्रसार कराना बहुत आवश्यक है। जो आपके माध्यम से और जो हमारे जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं उनके माध्यम से प्रयत्न किया जाएगा कि प्रचारित और प्रसारित हो कि भाई इसका उल्लंघन नहीं करना है। ऐसा कोई निर्णय हुआ है जिससे सभी को अवेयरनेस रहे और जानकारी रहे। इस तरह का उल्लंघन कहीं पाया गया तो निश्चित तौर पर उस पर गंभीर कार्रवाई की जाएगी। और गत माहों में भी इस प्रकार के जब निर्णय पारित हुए थे तो कार्रवाई की गई थी, जुर्माने की कार्रवाई हुई और कुछ लोगों के विरुद्ध FIR की भी कार्रवाई प्रस्तावित की। हापुड़ में बीजेपी विधायक को चाय नाश्ते के लिए आधे घंटे का इंतजार का मामला सामने आया है। दरअसल हापुड़ से बीजेपी विधायक विजयपाल आड़ती को PTO ने चाय के लिए इनवाइट किया था। विधायक और कुछ पत्रकार आधे घंटे तक इंतजार करते रहे, लेकिन चाय नहीं आई। जिसके बाद में विधायक जाने लगे तो BDO ने ADO पंचायत
बिशन सक्सेना से चाय मंगवाने के लिए कहा। बीडीओ का ऑर्डर सुनते ही एडीओ पंचायत बिशन सक्सेना भड़क गए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति भी कहें तो मैं चाय नहीं पिलाऊंगा। एडीओ पंचायत की बात सुनकर विधायक नाराज हो गए। जिला प्रशासन के उच्च अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लेते हुए एडीओ पंचायत का गढ़मुक्तेश्वर ट्रांसफर कर दिया है। शासन को एडीओ पंचायत के निलंबन के लिए पत्र लिखा है। प्रेस वाले भी 2-3 रुक गए। मैंने उनसे कहा चलो आप भी चाय पी लेना। 2-3 थे वो लोग, और वो बिशन सक्सेना है कोई वहाँ पे कर्मचारी। उन्होंने कहा कि बीडीओ जी ने कि भाई चाय पिला दो। और वहाँ जब 20-25 मिनट हम बैठे रहे तो वहाँ चाय नहीं आई। तो मैंने बीडीओ से कहा कि हमें जल्दी है, हमें जाना है, क्योंकि कार्यक्रम दूसरी जगह भी लगा हुआ है, कभी और दिन पी लेंगे। मगर उन्होंने तुरंत एडीओ पंचायत को बुलाया और उनसे कहा, जब उनसे कहा चाय को तो वो एकदम भड़क गए। उन्होंने कहा कि मैं चाय पिलाने के लिए थोड़ा ही रखा हूँ, ऐसे तो कितने आते हैं विधायक जी, और हम कब तक करते रहेंगे। ये सरकार की तो रोज की ड्रामा है। और राष्ट्रपति जी तक को भी उन्होंने कह दिया कि मुझसे अगर जो राष्ट्रपति जी भी कह मैं, योगी जी भी कह मैं, तो मैं उन्हें भी चाय नहीं पिलाऊंगा। मतलब जबकि उनका कोई मतलब नहीं, उन्हें ये बातें कहनी नहीं थी। सांसद सुमन का एक रिएक्शन आया है जिसमें वो प्रशासन को चैलेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। सुमन कह रहे हैं कि रोज विरोध की धमकी दी जा रही है, प्रशासन बताए उसे संभल पाएगा या नहीं, ना संभाल पाए तो हम अपने हिसाब से देख लेंगे। हम प्रशासन से आग्रह करेंगे कि रोज ये ऐलान हो रहे हैं, और पहले भी लोगों ने ऐलान किया था, प्रशासन को जानकारी थी, अब नए ऐलान हो रहे हैं। प्रशासन से कहेंगे कि इसका समुचित व्यवस्था करें, और प्रशासन की अगर कहीं मजबूरी है तो हमें छूट दे दें, हम अपने आप निपट लेंगे। सपा सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा पर दिए बयान के बाद से बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। ललितपुर में हिंदूवादी संगठनों ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। साथ ही राष्ट्रपति को जिला अधिकारी के माध्यम से ज्ञापन भेजकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस के साथ में नोकझोंक भी देखने को मिली। वहीं वाराणसी में भी एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने मैदागिन चौराहे पर प्रदर्शन किया और राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन का पुतला दहन किया। मेरठ हत्याकांड के बाद में अब लोग नीले ड्रम से दूरी बनाए हुए हैं, लिहाजा ड्रम का कारोबार करने वाले लोग परेशान हैं और कुछ दुकानदारों ने अब ड्रम का कलर भी बदल लिया है ताकि उपभोक्ता आए और ड्रम ले जाएं। ड्रमों का रंग बदलकर हरा, भगवा, काला, सफेद और पीला कर दिया गया। आपको बता दें कि मेरठ के सौरभ हत्याकांड में शामिल मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल फिलहाल जेल में बंद है। सौरभ का शव नीले ड्रम से पुलिस को बरामद हुआ था और तब से ही लोगों में नीले ड्रम को लेकर थोड़ा भय देखने को मिल रहा है। विकास के क्षितिज पर उभरता उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, आपको बता दें वो क्या कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। तो ऐसा लगता है कि ये प्रभु ने हमको अलग ही वरदान दिया है ताकि हम प्रगति, खुशहाली, समृद्धि की तरह चले। कभी कभी ऐसा लगता है ये जो बद्री गाय का घी है, और अमेरिका में तो ये 60,000 70,000 रुपए किलो मिलता है, और जो खाने वाला है वो बोलता है जिस गाय ने हिमालय की हर्ब खाई हो उसका दूध और दही क्या होगा। वेलनेस के सेक्टर के अंदर में मुझे ऐसा लगता है कि वेलनेस के सेक्टर में आयुर्वेद, योगा, हमारा सोच विचार की हमको जीवन कैसे बिताना है। सिर्फ उत्तराखंड की ही सोच है कि खाना एक औषधि है, ऐसी वाली सोच और आपको कहीं नहीं मिल सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं ऋषिकेश जाता हूं, देखता हूं कि इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल हो रहा है, 1097 कंट्री से लोग आ रहे हैं, तो उनके अंदर एक तड़फ है कि बॉडी, माइंड और सोल को किस प्रकार इकट्ठा करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु का वरदान हमारे ऊपर में बहुत है।
लेकिन हमारी सबसे बड़ी ये जिम्मेवारी है कि हमारे जो पूरा परिवार है इसके अंदर में हम किस प्रकार से उन योद्धाओं को अप्रिशिएट करें, उस लीडरशिप को अप्रिशिएट करें जो हमको अर्थव्यवस्था के अंदर में, जो उत्पादक के अंदर में हमको अलग लेके जाए। हमारा उत्तराखंड एक एजुकेशन हब में भी बहुत बड़ा नाम है। द्रोणाचार्य से लेकर ब्रिटिश टाइम में जो यहां पर स्कूल बने, और ऐसा लगता है कि अभी जो हमारी यूनिवर्सिटीज हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सक्लूसिव कार्य वो कर रहे हैं, यहां पर जो हमारी डिफेंस एकेडमीज हैं, ऐसा लगता है कि हर एक घर के अंदर में एक फौजी, पूरा घर ही फौजियों का है, क्योंकि जिसके हृदय के अंदर में राष्ट्र प्रेम हो, जो राष्ट्रीय सुरक्षा की बात सोचता हो, वो सबसे बड़ा फौजी है। तो मुझे तो ऐसा लगता है, अगर ताली मारनी है तो जोर से मारिए ताकि इसकी गूंज पूरे दुनिया में होनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम इस क्षण एक क्रांति से, एक जैसे स्क्रू ड्राइवर का टर्न होता है, उसे एक हम उस कदम में हैं। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है जिस दिन हम सब ने इकट्ठा होकर सोच लिया कि हम हनी के क्षेत्र में क्रांति लाएंगे, हम अरोमा के क्षेत्र में क्रांति लाएंगे, हम होम स्टे के अंदर में क्रांति लाएंगे और हम सेल्फ हेल्प ग्रुप के क्रांति लाएंगे, तो कोई हमको रोक नहीं सकता। मैं आपसे एक चीज साझा करना चाहता हूं अपने परिवार के बारे में, उत्तराखंड के बारे में। अभी मैं कल ही HNB मेडिकल यूनिवर्सिटी गया था, वहां पर 57 गोल्ड मेडल, और आपको सुनकर यकीन नहीं होगा कि 57 में से 53 हमारी बेटियों ने ली। आपको अभी जो मैं बात बताने वाला हूं उससे आपको और भी जोर से ताली बजानी पड़ेगी, क्योंकि उससे 2 दिन पहले मैं स्वामी राम मेडिकल यूनिवर्सिटी में गया था। वहां पर 23 को मैंने गोल्ड मेडल दिया, और उसमें से जानते हैं कितनी हमारी बेटियां थी? होश उड़ जाएंगे आपके। 23 में से 22 हमारी बेटियां। ऐसा परिवार जिस वक्त जिसके अंदर में इस प्रकार के महिला शक्ति, नारी शक्ति, द गर्ल पावर, जिसके अंदर में इस प्रकार के यूथ, जिसमें इस प्रकार के वेटरन्स आज हमारे सामने बैठे हुए 94 है उम्र उनकी। 94 है सर, 94, 90 प्लस, और देखने से लगते हैं 16 प्लस होंगे। तो मुझे अत्यंत खुशी है, आज प्रभु ने हम सबको मौका मिला है ऑन बिहाफ ऑफ पूरे भारत के बिहाफ पर, पूरे समाज के बिहाफ पर, और पूरे परिवार के बिहाफ पर विल बी सेलिब्रेटिंग सक्सेस। उस उत्कृष्टता को, उस सफलता को नमन करेंगे, ताकि आने वाले हमारे जो भी स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आज महंगाई भत्ते में इजाफे का ऐलान कर दिया गया। सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते को 2% बढ़ाया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक के बाद में बताया कि सरकारी कर्मचारियों को अब 53% से बढ़ाकर 55% महंगाई भत्ता मिलेगा। इस फैसले से करीब 48.66 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और साथ ही 66,55,000 पेंशन भोगियों को फायदा मिलेगा। सरकार पर इससे हर साल 6,614 करोड़ रुपए से ज्यादा अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। ये बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार की गई है। एम्प्लॉयज और पेंशनर्स के लिए डीए और डीएनएस रिलीफ को 53% से बढ़ा के 55% किया गया है विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/25। This will be a very big help for all the employees in the government and the pensioners also.